Hello students, let's do another question, another problem. To neutralize 20 ml of 0.1 molar aqueous solution of phosphorus acid, the volume of 0.1 molar aqueous KOH solution required is how much? Required is तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये है कि H3PO3 फॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन हो रही है KOH के साथ। तो पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, एसिड में से H+ निकलेगा, बेस में से OH निकलेगा, दोनों का रिएक्शन होगा तो वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में मुझे ये बताना है कि H3PO3 का 20 ml और 0.1 मोलर दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, KOH का मोलैरिटी दिया हुआ है, KOH का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। सो नाउ द पॉइंट इज, इसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो वी नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। एसिड में से जितने H+ निकलेंगे, बेस में से उतने ही OH निकलेंगे, तो जितने H+ है उतना ही बेस आपको चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन में जो पहली गलती होती है, ये गलती आपको नहीं करनी है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, H3PO3 के ऊपर बहुत बार जेईई में क्वेश्चन आ चुके हैं। ध्यान देना, H3PO3 में से हमें ऐसा लगता है कि 3 H+ निकलेंगे और उस 3 H+ के लिए 3 OH आने चाहिए, बट ये गलत है। ये ध्यान देने वाली बात है। H3PO3 में से 3 H+ नहीं निकलते हैं, उसमें से सिर्फ 2 H+ निकलते हैं। सो इट्स अ डाइबेसिक एसिड। दिखने में 3 हाइड्रोजन हैं पर निकलते सिर्फ 2 हैं। दिस इज अ स्पेशल पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस एसिड। अगर फॉस्फोरस की जगह पे फॉस्फोरिक होता H3PO4, तब इसमें से 3 हाइड्रोजन निकलते, नो डाउट, बट हमारे पास फॉस्फोरिक नहीं, हमारे पास फॉस्फोरस एसिड है, तो उसमें दिखने में 3 हाइड्रोजन है पर निकलते सिर्फ 2 हैं। तो अगर उसमें से 2 H+ निकलेंगे तो मुझे KOH भी कितने चाहिए होंगे? 2। तो इसमें 1:2 का रेशो रहेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा K2HPO3 + 2H2। तो 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, उन 2 हाइड्रोजन की जगह पे K+ आ गया और वो जो H+ निकले उन्होंने OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना दी। तो ये एक रिएक्शन है। इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। फॉस्फोरस एसिड का थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। H3PO3 का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। इसमें दिखने में जो टोटल 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन उनमें से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, वाइल ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड है। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है, बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में रिलीज कर देता है। H+ का मतलब ये एक प्रोटॉन। H+ हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन कोई छीन ले उससे, तो हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचेगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज H+। तो ऑक्सीजन हेल्प्स हाइड्रोजन टू लीव एज H+ by taking electrons of hydrogen because of high electronegativity। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन छीन के उसको H+ बना देता है, जबकि फास्फोरस और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ खास नहीं है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है,
EH प्लस की फॉर्म में नहीं निकलता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये ही गलती है। अगर आप ऐसा सोचते कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तो फिर 1:3 का रेशो आ जाता, तो पूरा का पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा अगर आपको ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलो वापस आगे बढ़ते हैं। 1:2 का रेशो यहाँ पे आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, अब तो इसका 0.1 मोलर है, इसका भी 0.1 मोलर है, इसका 20 ml है, तो उसका कितना होगा। तो मुझे बस ये पता है कि अगर H3PO4 के मोल्स 1 होते हैं तो KOH के मोल्स 2 होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं H3PO4 के मोल्स निकाल लेता हूँ कि कितने मोल्स हैं, और फिर उसके डबल मोल्स होने चाहिए NaOH के। तो अगर हम फॉर्मूला देखें, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ मोल्स इज एक्चुअली मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम है 20 ml। वॉल्यूम को लीटर्स में लेंगे तो मोल्स आएंगे, अगर मैं वॉल्यूम को ml में ले लूंगा तो मिली मोल्स आएंगे। तो H3PO3 के लिए, H3PO3 के मोल्स कितने हो गए, 0.1 इंटू वॉल्यूम दैट इज 20/1000। ठीक है, हमें KOH का वॉल्यूम बताना है, तो लेट्स सपोज दिस वॉल्यूम इज VmL। तो मोल्स ऑफ KOH is 0.1 into V/1000। तो ये KOH के मोल्स आ गए, ये H3PO3 के आ गए। नाउ मोल्स ऑफ H3PO3 अपॉन मोल्स ऑफ KOH का रेशियो है 1:2, क्योंकि अगर इसका 1 मोल है तो उसके 2 मोल्स हैं, तो इन दोनों को यूज किया। 0.1 into 20/1000 upon 0.1 into V/1000 is equal to 1/2000 से 1000 गया, 0.1 से 0.1 गया, 20/V is 1/2, so V comes out to be 40। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दैट वाज दिस 1/2। अगर यहाँ पे 1/2 की जगह 1/3 होता तो आंसर 40 की जगह 60 हो जाता। तो ये जो 1/2 का रेशो है, 1:2 का रेशो, ये प्योरली नॉलेज बेस्ड है कि हमें पता है कि H3PO3 के जो मोल्स हैं, H3PO3 का जो डायग्राम है उसके हिसाब से दिखने में भले 3 हाइड्रोजन है, पर तीनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। तो ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली का ही पार्ट है फास्फोरस। पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, तो इसकी पूरी जब हम स्टडी करेंगे तब ये पॉइंट वापस आएगा। तो इस पॉइंट को अब से आपको याद रखना है, बिकॉज जेई पॉइंट ऑफ व्यू से H3PO3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो बस क्या याद क्या रखना है कि H3PO3 का बेसिसिटी इट्स 1, इट्स अ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड मतलब ये एक ऐसा एसिड है जिसमें से 2 H प्लस निकलते हैं जो 2 बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। इट्स लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Question number 15. Density of a solution of acetic acid density of a 2.05 molar solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml. Find molality. क्वेश्चन क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड और पानी है।
एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका मोलर मास पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन इज 12, सो 2 कार्बन हैं तो 12 2 ज़ा 24 प्लस हाइड्रोजन्स 4 है 4, ऑक्सीजन 2 है 16 2 ज़ा 32, सो दिस इफेक्टिवली गिव्स मी 60। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास इज 60, मतलब 60 ग्राम्स का मतलब है 1 मोल, तो जितने भी ग्राम्स क्वेश्चन में दिए। ना ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी 2.05 दी हुई है। मोलैरिटी का मतलब 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का नाम है एसिटिक एसिड, तो अगर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो उसमें आपको कितना एसिटिक एसिड मिलेगा, दैट इज 2.05 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसकी डेंसिटी 1.02 ग्राम्स दी हुई है, मतलब अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हो तो उसकी डेंसिटी 1.0 है। तो अब इन तीनों चीज़ों को यूज करके मोलैरिटी निकालते, हमारा वही वाला डायग्राम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन। तो हम एक एक करके जो जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेते हैं। पहले डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.02 grams per ml, देन 2.05 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। 2.05 मोलर का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने वॉल्यूम को 1000 ml लिया, दैट इज 1 लीटर, तो आपको सॉल्यूट जो कि एसिटिक एसिड है इसके मोल्स आपको दिखेंगे 2.05। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया, इसके मोल्स आ गए। अब हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी में क्या होता है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं लूं तो उसके अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व किए गए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास है 2.05, बट मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यूज करूंगा थोड़ी देर में। Density is mass by volume, so mass is volume into density, that is 1000 into 1.02, that is 1020 grams. Total mass हमारे पास solution का आ गया 1020 grams. Out of that mass, what is the mass of solute and what is the mass of solvent? Let's find it out. Acetic acid का weight है 60 molar mass और moles है 2.05, सो मास कितना हो गया 2.05 into 60, दैट इज 205 upon 100 into 60। ठीक है, सो 5 6 30 0 3 कैरी 3 6 2 12 1230 upon 10, सो दिस गिव्स मी अराउंड 123। तो आंसर हमारा सॉल्यूट कितने ग्राम्स है 123। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्वेंट पार्ट। By applying law of mass conservation, हमें ये पता है the mass of solute plus the mass of solvent will give you the mass of solution। तो solution का total mass में से अगर आप solute का mass माइनस कर दोगे तो आपको solvent का exact mass मिल जाएगा। तो solvent का mass कितना हो गया 1020 minus 123, तो ये कितना हो गया 1020 से 123 गया, कैरी किया 7 1, तो 101 में से 12 गया, 1020 में से ये जो 123, लेट्स टेक इट अगेन। सॉल्यूट का मास है 123, सॉल्यूशन का मास है 1020। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो सॉल्वेंट का मास आएगा दैट विल बी the difference of the mass of solution and the mass of solute. So technically that comes out to be 1020 minus 123। ठीक है, ये मास आ गया। नाउ हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो पहली बात तो ये ग्राम्स में है, तो अगर मैं इसको केजीज में कन्वर्ट कर लूँ तो बाय 1000 करना, ठीक है, नॉट अ बिग डील। देन फाइनली मोलैलिटी का जो फॉर्मूला आएगा, तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमें पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज जो हमें पता है, तो हमें सिंपली बस डिवाइड करना है।
2.05 अपॉन 1020 माइनस 123 अपॉन 1000। तो इसको जब हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट जेई में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम्स आल्सो, जेई मेंस, जेई एडवांस। तो इसमें हमने क्या किया, हमें डेंसिटी दिया हुआ था और हमें मोलारिटी दिया हुआ था। तो पहले हमने मोलारिटी को लिख लिया, 2.05 का मतलब 1000 ml में 2.05 मोल्स। फिर हमने उस मोल्स को मास में कन्वर्ट किया फॉर एसिटिक एसिड, एंड बाय यूजिंग डेंसिटी एंड वॉल्यूम हमने वहां पे सॉल्यूशन का मास निकाला। फिर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यूज करके सॉल्वेंट का मास निकाला, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों को माइनस करके ये आया। एंड आफ्टर दैट हमने बस मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया। द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let's take the next question. Two solutions of a substance are mixed in the following manner. For 80 ml of 1.5 molars of a solution with 520 ml of 1.2 molar of second solution. Find the molarity of final solution. तो क्वेश्चन ये है कि हमने दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया है, दोनों सॉल्यूशंस का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इसको हम डायग्रामेटिकली करते हैं। पहला सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम 480 ml और उसका मोलैरिटी 1.5 मोल। दूसरा सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम 520 ml और मोलैरिटी 1.2 मोल। तो ये दोनों है। अब हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया और उसमें इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो जो नया मिक्सचर आएगा उसका मोलैरिटी हमें बताना है। तो मोलैरिटी बताने का एक ही फॉर्मूला होता है। तो मोलैरिटी ऑफ अ मिक्सचर विल बी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो वॉल्यूम को हम टोटल करते हैं पहले। वॉल्यूम टोटल इज 480 ml इसमें, 520 इसमें, 480 plus 520 gives you 1000 ml, that is 1 liter। अब इसमें मोल्स निकालने, टोटल मोल्स। तो हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअली इसके मोल्स और इसके मोल्स निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इसके मोल्स कितने हुए? नंबर ऑफ मोल्स इज एक्चुअली मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सो मोलैरिटी इज 1.5 इनटू वॉल्यूम इज 480 by 1000, बिकॉज वॉल्यूम को हमेशा लीटर्स में लेना है। देन इसके मोल्स कितने हैं? N2, दैट इज 1.2 इंटू 520 by 1000। तो दोनों के मोल्स आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, N1 plus N2, और फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा न्यू मोलैरिटी, दैट विल बी टोटल मोल्स N1 plus N2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज 1000 ml। इसको मैं 1 लीटर ही बोलता हूँ, दैट इज 1। तो अल्टीमेटली आंसर वही आएगा जो कि N1 plus N2 से आएगा, बिकॉज वॉल्यूम तो ओवरऑल आएगा। तो आई होप ये कैलकुलेशंस आप खुद से कर सकते हो। तो जो भी आंसर आए दैट विल बी कंसीडर्ड एज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
a 5.2 molar aqueous solution of methyl alcohol is taken. Find the mole fraction. Find mole fraction of methyl alcohol in the solution. हमारे पास एक सॉल्यूशन है एक्वस मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन। ये हमने एक इक्वेशन लिख दिया। 5.2 मोलल है और मोल फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले 5.2 मोलल का क्या मतलब होता है? मोलैलिटी इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 5.2 मोलल का मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट के 1 kg के अंदर सॉल्यूट के 5.2 मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ सॉल्वेंट इज वाटर, दैट वी ऑलरेडी नो। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए ना। सॉल्यूट के मोल्स तो मेरे पास है, सॉल्वेंट के मोल्स अभी नहीं है, तो सॉल्वेंट के मोल्स निकालते हैं हम। 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम्स और वाटर का मतलब है मोलर मास इज 18, सो 1000 by 18 इज नंबर ऑफ मोल्स N2। तो N1 हो गया 5.2, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N2 हो गया 1000 by 18, that is 55.55 for moles of solvent. Now final, the mole fraction of solute is moles of solute upon moles of solute plus moles of solvent. So that actually gives me 5.2 upon 5.2 plus 1000 by 18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी तरफ से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द राइट आंसर। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ। इस क्वेश्चन में मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना हमने सीखा। तो बस ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन, इंटरकन्वर्जन्स, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका वही है कि आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। ये आप रखिए, आप सॉल्यूट सॉल्वेंट सबको जितना भी क्वेश्चन में दिया होगा सब लिख लो। उसके बाद हमें ये देखना है कि मोल फ्रैक्शन के लिए सबके मोल्स चाहिए। तो वाटर के तो मोल्स नहीं थे, वाटर के तो मास गिवन था, तो हमने उस मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए वाटर का जो 18 मोलर मास है उसको यूज किया और उसके बाद आंसर आ गया। नाउ लेट्स गेट अनदर क्वेश्चन। लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम। The density of a solution prepared by dissolving (120 grams of urea in 100 grams of water in 1000 grams of water is 1.15 gram per ml. Find molarity of a solution। तो क्वेश्चन सिंपल सा ही है कि हमने पानी के अंदर यूरिया डिसॉल्व किया और उसका मोलैरिटी हमसे पूछा गया, जबकि उसने बताया कि हमने 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया डिसॉल्व किया।
और उस सॉल्यूशन का डेंसिटी फिर 1.15 ग्राम्स रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्मूले का सहारा लेते हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत सारे इंटरकन्वर्जन्स होने वाले आगे भी, और क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है, तो इतने फॉर्मूले याद करना इज नॉट एडवाइजेबल। हाँ, एक ही चीज़ जो हम अभी तक बहुत बार कर चुके हैं वापस हम वही करेंगे, तो अच्छी बात यही है कि वो एक ही चीज़ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको बस ये लिखना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन। ये चीज़ है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट के नीचे जो जो लिखा हुआ वो लिख लेंगे। तो सॉल्यूट इज यूरिया, solvent is water. Urea is given 120 grams, solvent is given 1000 grams, और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ 1.5 ग्राम पर। ठीक है ना, 120 ग्राम्स ये है, तो पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स कम्स आउट टू बी 120/60। ये 60 मुझे याद है, बट आपके लिए यूरिया एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो जब आप इसका मास निकालोगे, निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन इज 14 इंटू 2 28, प्लस कार्बन इज 12, प्लस ऑक्सीजन इज 16, प्लस 4 हाइड्रोजन मिलके 4। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 28 प्लस 12 इज 40, 40 प्लस 16 प्लस 4 दैट गिव्स यू 60। तो 60 का मतलब हो गया 1 मोल, 120 का मतलब हो गया 2 मोल्स। तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 2 मोल्स। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में मुझे मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी पूछी होती तो आंसर अभी तक आ चुका होता। आंसर वुड हैव बीन 2, बिकॉज 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स आपको दिख रहे हैं, 2। बट उसने मुझसे मोलैलिटी नहीं, उसने मुझसे मोलैरिटी पूछा है। दैट इज, पहले तो डेफिनेशन याद होना चाहिए। मोलैरिटी का मतलब है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डू यू हैव। तो सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूट के मोल्स तो मुझे दिख रहे हैं, बट मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी मुझे ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ अगर मुझे मास पता हो। तो अगर मास भी पता है और डेंसिटी भी पता है तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही चाहिए। तो मास कैसे निकलेगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो सॉल्यूट का मास 120, सॉल्वेंट का मास भी दिया हुआ 1000 ग्राम्स। तो अगर आपने 1000 ग्राम पानी में 120 ग्राम्स कुछ डाला है, तो ओवरऑल लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन टेल्स मी दैट मास बिकम्स 1120 ग्राम्स। ठीक है, नाउ डेंसिटी पता है, मास पता है, सो नाउ वॉल्यूम कम्स आउट टू बी मास बाय डेंसिटी, दैट इज 1120 अपॉन 1.15। ठीक है, ये ml में आ गया, तो इस ml को अपन लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब फाइनली मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया मोलैरिटी, जिसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो मेरे पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी मेरे पास है। तो अब तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। मोलैरिटी is number of moles of solute, that is 2 upon volume of solution। ये ml में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इधर मल्टीप्लाई किया। तो ये फाइनल जब भी आप सॉल्व करोगे तो इससे आपको सही आंसर मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि हम कैसे कर रहे हैं। इंटरकन्वर्जन्स बहुत सारी पॉसिबल है, but every interconversion can be solved by this simple method, solute plus solvent gives you solution। ये हम सबको पता है, हमने 9th-10th में भी ये सब पढ़ा। तो बस अब करना ही है कि क्वेश्चन में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको यहाँ पे डिपिक्ट करना, so that the picture becomes more clear in your view। तो लिख लिया, उसके बाद बस हमें ये देखना है कि अब उसने जो पूछा है, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें क्या क्या पूछा गया, और क्या क्या मेरे पास है और क्या क्या मिसिंग है, और उस मिसिंग चीज़ को कैसे लेके आना। तो इट्स नॉट दैट टफ। अगर आप इस पर और प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर बार बार ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेंटली होना शुरू हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप मेंटली ये सब कैलकुलेशंस करोगे उतना ही आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन।
Question is 27 gram of aluminium will react completely with how many grams ऑफ O2। तो ये क्वेश्चन है कि हमारा ऑक्सीजन हमें कितना चाहिए होगा अगर कंप्लीट रिएक्शन करना है 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम को। तो पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे 3/2 कर देता हूँ ऑक्सीजन बैलेंस, और एल्यूमिनियम वहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 गिव्स यू Al2O3। अगर आप इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी एक बैलेंसिंग है, 4Al प्लस 3O2 गिव्स यू 2Al2O3। तो इन दोनों रिएक्शंस में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम का वेट इज गिवन दैट इज 27 ग्राम्स, और उस 27 ग्राम्स के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें यूनिटरी मेथड ही लगेगा, पर जो बैलेंस्ड रिएक्शन है ये 4:3, ये 4 और ये 3, ये एक्चुअली मासेस नहीं है, ये मोल्स है। तो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब एल्यूमिनियम का वेट होता है 27, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ 4 into 27 grams of aluminium react completely with 3 into 32 grams of oxygen। ठीक है, 4 moles and 3 moles मैंने रिस्पेक्टिव मोलर मासेस से मल्टीप्लाई किया बस। अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 4 into 27 gram of aluminium require 3 into 32 gram of oxygen. So 27 gram of aluminium will require 3 into 32 upon 4 into 27 into 27 grams। मतलब अगर 4 into 27 ग्राम को 3 into 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो ओनली 27 ग्राम को कितना चाहिए, ऑब्वियसली बाय 4, तो 27 तो कट ही जाएगा। तो 3 into 32 by 4, so this 4 into 8 is 32, so that gives me 8 3s are 24 grams of O2। तो आंसर आ गया 24। 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। आगे क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। A gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio 1:4 by mass। मतलब एक कंटेनर है जिसमें एक मिक्सचर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, और उनके जो मासेस हमने लिए हैं वो 1:4 ग्राम्स में लिए। मतलब अगर मैंने इसका 1 ग्राम लिया तो उसका 4 लिया, अगर इसका 10 लिया तो उसका 40 लिया। तो रेशियो 1:4 गिवन है। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
एक मिक्सचर है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का, उसमें 1:4 बाय मास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमने लिया है। हमें मॉलिक्यूल्स का रेशो बताना है। मॉलिक्यूल्स का रेशो विल बी सिमिलर टू मोल्स का रेशो, ये हमने पहले भी इक्वेशन में किया था। तो हम एक काम करते हैं, ये जो मासेस दिए हुए हैं हम इनको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो मोल्स का रेशो होगा वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले तो उसने मुझे मास दिया नहीं, उसने मुझे मासेस का सिर्फ रेशो दिया। तो लेट्स सपोज ऑक्सीजन का मास W है, नाइट्रोजन का मास 4W, ठीक है। देन हम इन दोनों वेट्स को उनके रिस्पेक्टिव मोलर मासेस से डिवाइड करेंगे। नाउ ऑक्सीजन का जो मास है, ऑक्सीजन इज O2 एंड नाइट्रोजन इज N2। इस चीज का ध्यान देना है कि अगर कुछ नहीं बोला गया, अगर नॉर्मल बोला ऑक्सीजन या बोला गया ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन जिस तरह से नेचर में एग्जिस्ट करता है वही हमें रखना है, दैट इज O2, नाइट्रोजन इज N2, हाइड्रोजन की बात होती है H2 एंड सो इस तरीके से। सो ऑक्सीजन O2 है तो उसका मास 32 है, मोलर मास इज 32, जबकि नाइट्रोजन का मोलर मास इज 28। So moles of oxygen comes out to be W by 32, जबकि moles of nitrogen come out to be 4W by 28, that is W by S। तो ये आ गए moles of oxygen, ये आ गए moles of nitrogen। अगर मैं इनको दोनों को molecules में कन्वर्ट करूंगा तो मैं दोनों को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बट वो स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज मुझे रेशो चाहिए। तो अगर हमें रेशो चाहिए तो रेशो के लिए फिर हमें वापस उनको डिवाइड करना रहेगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो एवोगाड्रोस नंबर कट जाएगा। सो द रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स comes out to be W by 32 divided by W by 7, so the answer comes out to be 7 by। तो इस क्वेश्चन में हमने मॉलिक्यूल्स का रेशो निकालने के लिए डायरेक्टली मोल्स का रेशो लिया, बिकॉज लॉजिकली जो मॉलिक्यूल्स का रेशो आएगा वही मोल्स का रेशो भी आएगा। तो मोल्स निकालने के लिए हमने पहले वेट्स लिए, उसने वेट्स का मुझे सिर्फ रेशो दिया था तो इसलिए मैंने कुछ भी अज्यूम कर लिया, W एंड 4W, ठीक है। आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज भी ले सकते हो, अगर आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 लेते तो भी आंसर वही आता। तो हमने वेट्स अज्यूम कर लिए, देन हमने रिस्पेक्टिव मोलर मासेस से डिवाइड किया, फॉर ऑक्सीजन 32, फॉर नाइट्रोजन 28, और फिर फाइनली जो रेशो लिया दैट केम आउट टू बी द एक्चुअल रेशो। लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। The question is, the largest number of molecules is in। 4 ऑप्शन है मेरे पास, 36 grams of water, then 54 grams of N2O5, then 46 grams of C2H5OH, and finally D 28 grams of C। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें है वो अपने को देखना है। तो मॉलिक्यूल्स के लिए तो सिंपल है कि आप गिवन वेट डिवाइडेड बाय द पर्टिकुलर मोलर मास, वेट सबके दिए हुए हैं, सबके मोलर मासेस हम लोग निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास से हमारे पास मोल्स आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसी के मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, बिकॉज मोल्स से मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अगर मोल्स आपको मिल गए तो आप उसको Na से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो सबको ही हमें Na से मल्टीप्लाई करना है अल्टीमेटली। तो जो जिसके मोल्स ही ज़्यादा होंगे उसको Na से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी ज़्यादा होगी।
तो हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन ए के लिए मोल्स, H2O का मोलर मास इज 18, सो मोल्स comes out to be 36 by 18, that is 2। ठीक है। ऑप्शन बी के लिए देखते हैं, N2O5 का मोलर मास, नाइट्रोजन इज 14, 14 into 2 is 28, oxygen is 16, 16 into 5 is 80, so ultimately this becomes 108, so moles become 54 by 108, that is 1 by 2। Then option C, C2H5OH का मोलर मास, कार्बन इज 12, 12 into 2 is 24, प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 6, 30 46, टोटल 46 हो गया मास इसका। तो 46 ग्राम्स ही हैं, तो मोल्स हो गए 46 अपॉन 46, दैट इज 1। ठीक है। एंड फाइनली डी, 28 ग्राम्स ऑफ CO। CO का मोलर मास होता है 12 प्लस 16, दैट इज 28, तो इसके मोल्स हो गए 28 by 28, दैट इज 1। सो अल्टीमेटली हमने जब सबके मोल्स निकाले तो ऑप्शन ए के मोल सबसे ज़्यादा है, जिसके मोल सबसे ज़्यादा आएंगे उसके मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज़्यादा आएंगे, तो इस केस में हमारा जो आंसर हो गया दैट इज ए। पर अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, बिकॉज अभी तो हमने मोल्स निकाले, हमने इन सबको Na से मल्टीप्लाई किया, तो सबको सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई किया तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर एटम्स की बात होती तो हमें एटॉमिसिटी देखनी पड़ती, जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, टोटल 3 एटम्स है, तो हर मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको इंटू 3 करना पड़ता। जबकि C2H5OH में 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन 7, 1 ऑक्सीजन 8 और 1 और हाइड्रोजन 9, तो टोटल जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अगर एटम्स की बात करते हैं तो हो सकता है कि इसके एटम सबसे ज़्यादा निकल के आते हैं। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मॉलिक्यूल्स की बात हुई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने मोल्स निकाले, उन मोल्स में से जिसके मोल सबसे ज़्यादा निकले वो ही आंसर है लॉजिकली, तो आपको Na से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, calculate the number of oxalic acid molecules present in 100 ml of 0.02 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। तो सबसे पहले तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है वो देख लेते हैं। COOH, COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो H2C2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड है। तो उसने पूछा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि 100 ml है और जिसका मोलैरिटी दिया है 0.02 मोलर। तो इस सॉल्यूशन के अंदर कितने ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। 0.02 मोलर और 100 ml, तो मुझे मोलैरिटी भी दिया और मुझे वॉल्यूम भी दिया है। तो number of molecules will be simply molarity into volume। ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला कहाँ से आया, बिकॉज हमें पता है कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स। नाउ मोलैरिटी तो 0.02 दिया हुआ है, वॉल्यूम को बस लीटर्स में लेना है, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है। तो 0 ये कट गया, सो अल्टीमेटली 0.002 मोल्स हमारे पास ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, मोलैरिटी
हमें दिया हुआ था, मोलैरिटी के साथ वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने का तरीका, फिलहाल मोल्स आ गए 0.002 मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा और है। ये मोल्स है, मॉलिक्यूल्स पूछे इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सो फाइनल आंसर 0.002 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। How many moles of electron weigh 1 kilogram? How many moles of electron weigh 1 kilogram? तो 1 kg के अंदर कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के आ जाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का वेट ये आपको याद रखना है। वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs। ये एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन का वेट इतना सा है 9.1 into 10 to the power minus 31, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आऊँ कि उन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल वेट 1 kg हो जाए। तो लेट्स सपोज आई हैव टेकन x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट x into 9.1 into 10 to the power minus 31। ये x क्या है कि मैं कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आया। तो x into 9.1 10 to the power minus 31 gives you 1 kg, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई 1/9.1 into 10 to the power minus 31। तो ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट मुझसे पूछा गया मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मोल्स आ गए this x upon Avogadro's number। So ultimately the answer comes out to be, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा that will be the right answer। तो ये क्वेश्चन जो में आ चुका है एक बार। तो इस क्वेश्चन में बस ध्यान देने वाली बात ही, ये क्वेश्चन सिंपल था पर काफ़ी सारे लोग ऑप्शंस में गलत टिक करके आए। उसका रीज़न वही था कि जब हम एग्जाम में होते हैं और काफ़ी प्रेशर होता है तो अब हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं। उसने मुझसे पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये आंसर लिख के आ गए क्योंकि एक ऑप्शन ये भी था, ऑप्शन में ये भी था और ऑप्शन में ये भी था। तो सिंस क्वेश्चन सिंपल है तो वो लोग जानबूझ के आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब निकाल लेंगे, बस जल्दी जल्दी में काफ़ी सारे लोगों ने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन में तो नंबर पूछा ही नहीं गया, क्वेश्चन में मोल्स पूछे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद देयर वाज वन मोर स्टेप, दैट स्टेप वाज डिवाइडिंग दैट नंबर विद एवोगाड्रोस नंबर सो दैट मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। Which has maximum number of atoms। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, 24 grams of carbon, 56 grams of iron, 27 grams of aluminium, and option D is 108 grams of। ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सब मोलर मासेस वैसे तो क्वेश्चन में दिए हुए थे बट अब आपको याद ही कर लेना है। कार्बन इज 12,
iron is 56, aluminium is 27, silver is 108. तो अब हम सबके मोल्स निकालते हैं, उसके बाद एटम्स निकालते हैं. तो कार्बन, moles of carbon is 24/12. Moles of iron are 56/56. Moles of aluminium 27/27. And moles of silver 108/108. तो सबके मोल्स निकालने पे हमें दिखा कि कार्बन के मोल सबसे ज्यादा है, जबकि बाकी सबके 111 है. और ये चारों के चारों एटॉमिक फॉर्म में ही होते हैं. तो कार्बन के मोल्स अगर 2 हैं तो उसके एटम्स कितने हुए? 2 × Na. जबकि आयरन के मोल्स अगर 1 है तो उसके एटम्स कितने हुए? 1 × Na. सिल्वर का हो गया 1 × Na. एंड सिमिलरली एल्यूमिनियम का भी हो गया 1 × Na. तो इन चारों में जो सबसे ज्यादा एटम्स है वो किसके? कार्बन के. तो आंसर ए इज करेक्ट. लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम. The question is, given the abundance of isotopes Fe54, Fe56 and Fe57 are 5%, 90% and 5% respectively. तो क्वेश्चन में ऐसा है कि ये 3 आइसोटोप्स हैं. आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है. दैट मीन्स उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए ओवरऑल मास चेंज हो जाता है. सो दिस Fe is 54, दिस Fe is 56, दिस Fe is 57. इन सब का परसेंटेज 5, 90 एंड 5 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है. तो अब हमें क्या बताना है? फाइंड द एटॉमिक मास. Find atomic mass of iron. ठीक है. तो आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होने की वजह से सबके मासेस अलग हो जाते हैं. और अब हमें टेक्निकली एवरेज मास बताना है. ठीक है. तो एवरेज मास डिपेंड्स अपॉन कि किस एटम का कितना परसेंटेज है. परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास टोटल 100 एटम्स हैं, ऐसा कोई भी रैंडम क्वेश्चन भी आ सकता है वेयर एन एलिमेंट इज एक्स, उसके डिफरेंट परसेंटेजेस दिए हुए हैं. तो 100 एटम्स में से 5 एटम्स तो ऐसे होंगे जो Fe54 वाले होंगे, 90 एटम्स ऐसे होंगे जो Fe56 वाले होंगे और 5 एटम ऐसे होंगे जो Fe57 वाले. ठीक है. अब इनका एवरेज हमें निकालना है. तो एवरेज निकालने का एवरेज मास, इसका सिंपल फॉर्मूला कि 5 लोग हैं जिनका 54 मास है, तो उनका टोटल मास मैं कैसे करूंगा? अगर 5 लोग हैं जिनका मास है 54, तो मैं सबको ऐड कैसे करूंगा? 54 + 54 + 54 + 54 + 54 5 बार. तो इन पांचों को ऐड करने की जगह ज्यादा अच्छा है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो. सो मल्टीप्लीकेशन इज एक्चुअली एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एडिशन. So 5 × 54 plus 90 × 56, क्योंकि 90 एटम ऐसे जिनका मास 56 ईच है, प्लस 5 × 57, ये हो गया टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स. तो अगर 100 एटम्स है मेरे पास, तो 100 एटम्स का टोटल वेट हम लोग कैसे निकालेंगे? 100 में से 5 ऐसे जिनका मास है 54, तो 54 को मैंने 5 बार ऐड किया. फिर 5 ऐसे जिनका मास है 57, तो मैंने 57 को 5 बार ऐड किया. और फिर 90 ऐसे हैं जिनका मास है 56, तो मैंने 56 + 56 + 56 कितनी बार किया? 90 बार. तो हमें टोटल मास मिल गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स. तो इससे जो आंसर निकलेगा दैट विल बी द राइट आंसर फॉर एटॉमिक मास ऑफ आयरन.
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, Al2SO4 whole thrice dot XH2, ये कंपाउंड है, which has 8.1% aluminium by mass. क्वेश्चन है फाइंड x। तो एक कंपाउंड है Al2SO4 whole thrice dot XH2O, उस कंपाउंड के अंदर एल्यूमिनियम का मास इज 8.1%, मतलब 100 ग्राम में 8.1। तो इस इंफॉर्मेशन को देख के मुझे x का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इसका मास निकालते हैं। एल्यूमिनियम इज 27, तो 27 into 2 प्लस सल्फेट ओवरऑल 3। सल्फेट का मास कितना हो गया, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन 16, 4 सा 64, ये टोटल सल्फेट का मास है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मास आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट का, प्लस वाटर का मास है 18 और उसके सामने x लगा तो 18x। तो ओवरऑल इसको ऐड करते हैं, 27 into 2 is 54 प्लस 3 times 96 plus 18x, 3 into 6 18, 9 27 278 plus 54 plus 18x। इसको भी टोटल ऐड कर दें, 8 and 4 12, 1 कैरी, 8 and 5 13, 1 कैरी, 332 plus 18x, ये ओवरऑल मास आ गया। एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट XH2O का जो मास आएगा वो आएगा 332 प्लस 18x। अब इसमें एल्यूमिनियम का सिर्फ मास, तो अगर मैं टोटल मास देखूं, इस टोटल मास में से जो 2 एल्यूमिनियम है उनका मास है 54, तो इस टोटल मास में से जो एल्यूमिनियम का मास है उसका परसेंटेज 8.1 दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 54, दैट इज मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन टोटल मास into 100। ठीक है, ये आ गया परसेंटेज। अब जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर में कैसे आएगा, दिस परसेंटेज दैट इज 54 अपॉन 332 प्लस 18x into 100, दिस शुड बी इक्वल टू 8.1। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं अच्छे से सॉल्व कर लूंगा तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आते रहते हैं, तो कभी भी आपको ये x y कुछ भी ऐसा दिया हो तो आप इसको ऐसे ही लेके टोटल मास निकाल सकते हैं। टोटल मास का 1% एल्यूमिनियम है, तो वो दिया हुआ है, इक्वेशन किया और आंसर आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वल मोल्स of H2O and NaCl are present in the solution. Find the molality of this solution। तो क्वेश्चन ये है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें पानी और NaCl दोनों को मिक्स किया और उन दोनों के इक्वल मोल्स को मिक्स किया। तो अब मुझे मोलैलिटी बतानी है। लेट्स सी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन। अगर मैंने इक्वल मोल्स H2O के और NaCl के लिए, तो लेट्स सपोज मैंने सॉल्यूट के भी n मोल्स लिए और सॉल्वेंट के भी n मोल्स लिए। ठीक है, अब मुझे बताना है मोलैलिटी। मोलैलिटी का सबसे पहले डेफिनेशन देखें, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट के तो मोल्स चाहिए, मोल्स तो हैं, पर सॉल्वेंट के मोल्स नहीं चाहिए, सॉल्वेंट का तो वेट चाहिए। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है जो क्वेश्चन में दिया है,
तो उसके मोल्स n है, तो उसका मास हो जाएगा n इंटू 18। ठीक है, ये ग्राम्स में, इसको केजीज में कन्वर्ट करना तो बाय 1000 करना पड़ेगा, वो ठीक है। नाउ मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड सिंस मास ग्राम में तो इसको इंटू 1000 कर देंगे इधर। ठीक है, सो द डायरेक्टली द आंसर कम्स आउट टू बी 1000 बाय। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, दोनों के मोल्स लिए हमने, फिर पानी के मोल्स की जगह उसका मास में कन्वर्जन था तो n इंटू 18 किया, फिर मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किया, और फिर जो आंसर आया दैट केम आउट टू बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डू नेक्स्ट क्वेश्चन। (16 grams of SOX occupies 5.6 liters at STP. Assuming ideal gas nature, find x। इस क्वेश्चन में एक जो कंडीशन दी है, assuming ideal gas nature, हमने आइडियल गैस के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट हाँ मैंने ये आपको ज़रूर बताया कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जिस गैस की बात हो रही है दैट गैस इज आइडियल गैस। तो अगर गैस आइडियल नहीं होती है तो ये कंडीशन कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि आइडियल गैस की तरह इसको एज्यूम करना है। तो अगर ये आइडियल गैस है तो इसके लिए वही वाली चीज़ वैलिड रहेगी कि 1 मोल ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस must occupy 22.4 liters if the conditions are standard temperature and standard pressure। ठीक है, अब 16 ग्राम्स है और 5.6 लीटर्स ऑक्यूपाई कर रहा है। एक चीज हमें ध्यान देनी है, 16 grams is occupying 5.6 liters। इसको उल्टा करते हैं, if 5.6 liters are occupied by 16 grams, then 22.4 liters will be occupied by 16 upon 5.6 into 22.4 grams. So this effectively gives you 64 grams। मैंने क्यों किया, कहीं भी आपको STP दिखे तो STP देखते ही, और आइडियल गैस अगर बोला हो तो STP देखते ही आपको 22.4 वाला फिगर तो यूज करना है। तो हमने क्या सोच रहे हैं कि अगर 5.6 लीटर्स का मतलब है इतने ग्राम्स, तो 22.4 लीटर्स का मतलब होगा कितने ग्राम्स, तो आ गया 64। नाउ 22.4 लीटर्स इज द वॉल्यूम विच इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उसी 22.4 लीटर का मास है 64। तो मैं ये कोरिलेशन लगा सकता हूँ कि दैट मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू 64 ग्राम्स। दैट मीन्स 64 इज द मोलर मास। ठीक है, अब इस चीज को यूज करेंगे हम SOX। O का नंबर फिक्स नहीं है, X की वैल्यू कैन चेंज, X का वैल्यू हमसे पूछा है। सल्फर अपने आप में 32 होता है, ऑक्सीजन है 16, X क्योंकि X नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो 32 plus 16X must be equal to 64। So here comes X का वैल्यू, that is 2। So the gas about which we are dealing with is SO2। तो आंसर आ गया SO2। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। How many moles of Na plus ions are there in 20 ml of 0.4 molar
solution of Na3PO4. तो हमारे पास जो क्वेश्चन वो ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है दैट इज Na3PO4 का। उस Na3PO4 सॉल्यूशन का स्पेसिफिकेशन हमें दिया हुआ दैट इज 20 ml एंड 0.4 मोलर। तो इसमें कितने Na प्लस के मोल्स होंगे? तो पहली सोचने वाली बात यह है कि Na3PO4 actually exists as 3Na plus plus phosphate। ये सॉल्ट है, सॉल्ट का डिसोसिएशन होता है, तो Na3PO4 में से 3 सोडियम निकलेंगे और 1 फॉस्फेट निकलेगा। तो हमें बस ये देखना है कि Na3PO4 के जितने भी मोल्स होंगे उसमें से 3 गुना ज्यादा Na प्लस निकलेगा। तो Na3PO4 के मोल्स निकालते हैं। सो मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सो दैट इज 0.4 इंटू 20/1000। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4/10 20/1000, तो ये गया, सो दैट इज 8/1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na3PO4 कम्स आउट टू बी 8/1000। तो इसका 3 टाइम्स ज्यादा Na प्लस होगा, तो Na प्लस के मोल्स हो गए 3 टाइम्स of that of moles of Na3PO4, so comes out to be 24/1000। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na प्लस आयंस, सो आंसर आ गया 24/1000।